जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हम देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोरोना वायरस को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना वायरस को लेकर एक दूसरी लहर की प्रकोप आ चुका है देश भर के कई हिस्सों में, और जिसकी वजह से लॉकडाउन की खबरें हैं उसे हवा मिलती नजर आ रही है। जी हाँ, इस बात में सच्चाई है कि कई राज्यों में लॉकडाउन की प्रक्रिया वो शुरू होने वाली है बहुत जल्द। यानी कि अगर आप भी इंतजार करें अपने किसी काम को करने के लिए तो जल्द से जल्द निपटा दीजिए, क्योंकि किसी भी क्षण सरकार की तरफ से नोटिस जारी कर दिया जा सकता है लॉकडाउन को लगाने को लेकर। तो अगर आपके कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम से तो आप उसे जल्द से जल्द निपटा लीजिए। अब बात करते हैं कोरोना वायरस के लेकर आंकड़ों को लेकर भारत में क्या स्थिति बनी हुई है। बात करें भारत में तो अभी तक 91,40,000 मामले रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं कोरोना वायरस के संक्रमण के। मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। 1,34,000 लोग अभी तक अपनी जान इस भयंकर बीमारी की चपेट में आने की वजह से दे चुके हैं। बात करें पूरे महाराष्ट्र में अकेले 1 लाख नहीं 17 लाख, जी हाँ दोस्तों, 17 लाख लोग अभी तक महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में कई हिस्सों में लॉकडाउन लगाने की प्रक्रिया जोर शोर से शुरू हो रही है। जी हां, बात करें मुंबई में लोकल ट्रेनों को शुरू करने के लेकर महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि दिवाली के बाद चालू कर दिया जाएगा, लेकिन जो बीएमसी है, बीएमसी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आई जिसमें बताया गया कि कोरोना वायरस का संक्रमण है वो महाराष्ट्र में एक बार फिर से अपने चरम पर पहुंच रहा है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में 3 से 4 हफ्तों तक लोकल ट्रेनों को खोलना लगभग पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से लेकर देश भर में अलग अलग हिस्सों में जैसे दिल्ली में भी काफी ज्यादा कोरोना के मामले देखने को मिले, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली सरकार को काफी ज्यादा फटकार झेलनी पड़ी। जी अरविंद केजरीवाल सरकार से पूछा गया कि आपने अभी तक कोरोना वायरस से निपटने के लिए क्या और कैसे इंतजाम किए, उसका लिखित जवाब कोर्ट में जमा कीजिए। बात करें दिल्ली में सबसे पहले कोरोना वायरस में कमी देखने को मिली थी, जिसकी वजह से दिल्ली में मेट्रो सेवा शुरू की गई और कई चीजें खोल दी गई। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से तीसरी लहर, यहां तक देश भर में भी दूसरी लहर आ रही, तो दिल्ली में ये तीसरी लहर होगी कोरोना वायरस की, जिसकी वजह से कोर्ट को सामने आना पड़ा और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। अब बात करते हैं अगली सबसे बड़ी खबर बिहार चुनाव को लेकर। बिहार चुनाव संपन्न हो चुका, नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके, लेकिन अभी भी अटकलें लगाई जा रही है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जी हां, आगामी चुनाव में जो आगामी हैं उन्होंने साफ साफ कहा है कि नीतीश कुमार को आ जाना चाहिए महागठबंधन पार्टी के साथ, और उन्हें केंद्र में तीसरे मोर्चे के लिए नेतृत्व करना चाहिए, और एनडीए की सरकार बिहार में ज्यादा दिन नहीं चलेगी, ऐसा बयान गामी जी ने दिया है। और फिलहाल इन बातों पे अभी नीतीश कुमार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया कि वो क्या चाहते हैं, क्या वो एनडीए के साथ रहेंगे या फिर महागठबंधन के साथ जुड़कर तीसरे मोर्चे पर केंद्र में नेतृत्व कर सकते हैं मोदी सरकार के खिलाफ। तो चलते हैं हम अपने अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। दूसरी खबर आ रही है ओवैसी को लेकर। जी हां, ओवैसी ने लव जिहाद को लेकर बीजेपी को काफी ज्यादा लताड़ा। जी हां, बात करें देश भर में जहां पे बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के चलते देश भर में कोरोना वायरस की वजह से कई जगहों पर लोगों के रोजगार जा चुकी है, और उसके पहले ही हालात इस तरह से थे सबसे ज्यादा बेरोजगारों की संख्या थी। आंकड़े लगभग 14 करोड़ के पार पहुंच चुके हैं, और ऐसे में सरकार का जो मेन मकसद है वो रोजगार को लेकर ना, जबकि लव जिहाद जैसे कार्यक्रम को लेकर ज्यादा बढ़ावा देती है। इसी को लेकर ओवैसी ने अपना निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार के कानून सरकार बनाना चाहती है लव जिहाद जैसे मामलों को, उनको सबसे पहले संविधान पढ़ लेना चाहिए और उसमें क्या कहा गया है उसे समझ लेना चाहिए। जहां देश भरों में भुखमरी चली है, लोगों के रोजगार छिन चुके हैं, लोगों के पास पैसे खत्म हो रहे हैं, लोगों को रोजगार मुहैया कराने के बदले सरकार उन्हें इस प्रकार के प्रपंच में डाल रही कि लव जिहाद में ऊपर कानून बनाया जा रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि सरकार को पहले बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, या फिर लव जिहाद जैसे चीजों पर कानून बना के अपना समय व्यर्थ करना चाहिए? तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलते हैं हम अपने अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है ओवैसी को लेकर। बिहार विधानसभा में नए विधायकों के शपथ के दौरान ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल यानी एआईएम के विधायक अख्तरुल इमाम ने हिंदुस्तान शब्द बोलने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि हिंदी, अंग्रेजी, मैथिली, संस्कृत मौजूद शपथ पत्र में भारत शब्द लिखा है तो उर्दू में हिंदुस्तान क्यों लिखा गया। अख्तरुल इमाम की आपत्ति के बाद प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने उन्हें भारत शब्द बोलकर ही शपथ लेने की इजाजत दी। तो मामले को एमआईएम पार्टी के विधायक ने उठाया था, इसलिए बीजेपी ने इसे तुरंत से लपक लिया। बीजेपी के विधायक नीरज कुमार बबलू ने एक तत्काल सलाह दे दी कि जिन लोगों को हिंदुस्तान शब्द बोलने से परहेज है उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। हालांकि जेडीयू विधायक मदन साहनी ने इसे केवल चर्चा में बने रहने के लिए उठाई गई बात कही गई है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान शब्द के साथ ही शपथ लिया जाता है तो सही भी रहता है। मामले की तूल पकड़ने पर एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमाम ने कहा कि हमारे देश के संविधान में भारत शब्द का उल्लेख है तो हिंदुस्तान की जगह भारत बोलने में क्या दिक्कत है। जो लोग इस शब्द को लेकर तूल दे रहे हैं वो गुलनाज के
के मामले को दबाना चाह रहे हैं। यहाँ बता दें कि वैशाली में छेड़खानी का विरोध करने पर 20 साल की एक युवती को गांव के ही दबंगों ने जिंदा जला दिया था। इस घटना के प्रति विरोध जताने के लिए कांग्रेस ने विधानसभा सत्र के पहले दिन ही हाथों में तख्तियां लेकर मौजूद दिखे। उसके बावजूद अभी इन मामलों को लेकर जो है बीजेपी हो या सत्तारूढ़ पार्टी हो, किसी की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। लेकिन हिंदुस्तान शब्द को लेकर, भारत शब्द को लेकर, लव जिहाद शब्द को लेकर इन तमाम मामलों पर जो है काफी ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। तो चलते हैं अपने अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। कोरोना वायरस को लेकर इस समय देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी तरह से रणनीति बना दी। इसी बीच सबसे बड़ा राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश की तरफ जनसंख्या के मामले में जी हां, कोरोना की दूसरी लहर को लेकर सतर्क हो चुके हैं योगी सरकार। शादी और अन्य कार्यक्रमों में अब सिर्फ 100 लोगों को ही परमिशन दिया जाएगा। यूपी में धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अधिकतम 100 लोगों को शामिल करने की परमिशन दी गई है। पहले ऐसे समारोह में 200 लोगों को जाने की इजाजत थी, जिसे घटाकर 100 कर दिया गया। इसके साथ ही अन्य कोविड प्रोटोकॉल जैसे फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सोमवार से कॉलेज और विश्वविद्यालय खुले, इस फैसले को लेकर सरकार की आलोचना हो रही है। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर और आशंकाओं के बीच योगी सरकार सतर्क हो गई है। प्रदेश कांग्रेस ने जो है पूरी तरह से बात को तुल दे दिया है कि आखिरकार जब कोरोना वायरस की दूसरी लहर उत्तर प्रदेश में भी आ रही है तो स्कूल कॉलेजेस को क्यों खोला गया। इस तमाम चीजों को लेकर कई जगहों पर जो है योगी सरकार की जो है काफी ज्यादा प्रदर्शन किया जा रहा है उनके खिलाफ। बात करें दूसरी ओर सोमवार से कॉलेज और विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने के निर्णय को लेकर सरकार की काफी आलोचना भी हो रही है। शिक्षण संस्थानों को इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति दी गई कि छात्रों की उपस्थिति किसी भी सूरत में 50% से अधिक नहीं होगी, यानी खांसी जुकाम या बुखार हुआ तो भेज दिया जाएगा घर। सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश के मुताबिक स्कूल को सैनिटाइजर, हैंड वॉश, थर्मल स्कैनिंग व प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करनी होगी। अगर किसी विद्यार्थी, शिक्षक या अन्य कर्मचारी को खांसी जुकाम या बुखार के लक्षण होंगे तो उसे प्राथमिक उपचार देकर तत्काल घर भेज दिया जाएगा। अगली सबसे बड़ी खबर निकल के रही है हैदराबाद से। तेजस्वी सूर्या ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि वह केसीआर यानी हैदराबाद को इस्तांबुल बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की के राष्ट्रपति की तरह बिहार चुनाव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी दक्षिण राज्यों में अपनी पैठ जमाने में जुट गई। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों पर अभी बीजेपी का फोकस है। पश्चिम बंगाल से लेकर दक्षिणी राज्यों तक बीजेपी के सबसे युवा चेहरे तेजस्वी सूर्या ताबड़तोड़ राज्यों का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में हैदराबाद पहुंचे तेजस्वी सूर्या एएमआई के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को और चंद्रशेखर राव पर जमकर बरसे। उनका कहना है कि जिस प्रकार असदुद्दीन ओवैसी की यानी पार्टी ने जो है बिहार में हिंदुस्तान शब्द को लेकर आपत्ति जताई, उस प्रकार उन्होंने कहा कि विकास का बात करना नहीं है। बीजेपी के सांसद ने कहा यह हास्यास्पद है कि अकबरुद्दीन और असदुद्दीन ओवैसी विकास की बात कर रहे हैं। उन्होंने पुराने हैदराबाद में कोई भी विकास करने की अनुमति नहीं दी है। उन्होंने पुराने हैदराबाद में केवल रोहिंग्या मुसलमानों को अनुमति दी है, तो उन्हें विकास पर बात करने का कोई हक नहीं है। इतना ही नहीं, तेजस्वी सूर्या ने ओवैसी को मोहम्मद अली जिन्ना का अवतार बताया। उन्होंने कहा ओवैसी को वोट देना मतलब भारत के खिलाफ वोट देना है। राज्य में होने वाले चुनाव को लेकर कहा कि यह सिर्फ एक निगम चुनाव नहीं, अगर ओवैसी को वोट मिलता है तो इसका मतलब है कि वह अन्य राज्यों में मजबूत होंगे। भारत को बनाना चाहते हैं तुर्की और पाकिस्तान। बात करें तेजस्वी सूर्या ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री और चंद्रशेखर राव को निशाने पर साधा। उन्होंने कहा कि केसीआर यानी हैदराबाद को इस्तांबुल बनाना चाहते हैं। उनका कहना है कि तुर्की के राष्ट्रपति भारत के खिलाफ बोलते हैं, केसीआर हैदराबाद को ही इस्तांबुल बनाना चाहते हैं। वह ओवैसी के साथ गठबंधन करके पाकिस्तान जैसे हालात हैदराबाद में स्थापित करना चाहते हैं। तो फिलहाल भारत की राजनीति किस हद तक गिर चुकी है, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी को अगर चुनाव में वोट देते हैं तो आप मतलब भारत के खिलाफ वोट देते हैं। भारत के संविधान में किसी को अधिकार है चुनाव लड़ने का, चुनाव में वोट देने का। और दूसरी पार्टी, विपक्ष की पार्टी चाहे कोई भी इल्जाम लगा ले, लेकिन इस प्रकार देशद्रोही जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना किस हद तक सही है और चुनाव आयोग इस पर कितना बड़ा फैसला लेना चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, जब किसी के ऊपर इल्जाम लगाती कि अगर आपने उनको वोट दिया तो आपने पाकिस्तान को वोट दिया, आपने उनको वोट दिया तो आप देशद्रोही होंगे, इस प्रकार की बयानबाजी को अगर चुनाव आयोग को मानिए या नहीं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलते हैं अपने अगली खबर की तरफ। कोविड-19 के चलते किस्तों में है मेहमानबाजी की तैयारी। जी हां दोस्तों, हम बात करें कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि शादी समेत अन्य किसी भी तरह के समारोह में 100 लोग से ज्यादा शामिल नहीं होंगे। इस आदेश के बाद कुछ ही घंटों के बाद जो है शादी में परेशानियां बढ़ चुकी, क्योंकि लोगों ने जिस प्रकार से अपने इंटीमेशन कार्ड छपवाए थे कि इतने सारे लोग आ सकते हैं, लेकिन अचानक दूसरी लहर के उठने के बाद लोगों में फिर से एक बार खौफ का माहौल देखने को मिल चुका है। बात करें कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर देश में अभी तक आंकड़े जो है साफ नहीं हुए कि आखिर कब तक वैक्सीन जारी होगी और कैसे इसका यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कैसे लोगों के पास जो वैक्सीन का टीकाकरण
पहुंचाया जाएगा। बात करें जो अटकलें निकलकर सामने आ रही है, उनमें बताया जा रहा है कि जनवरी 2021 तक भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है लॉन्च की जा सकती है और इसके बाद इसे मुफ्त में सभी लोगों को जो है टीकाकरण कराया जाएगा। जिस प्रकार पोलियो का टीकाकरण होता था उसी प्रकार लगभग पूरे देश भर में जो है इसका टीकाकरण किया जाए ताकि इस बीमारी को पूरी तरह से जड़ से खत्म किया जा सके। तो दोस्तों आपकी उम्मीद कैसी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या भारत ने कोरोना वायरस के वैक्सीन को कैसे और कब लॉन्च कर सकते हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपका सपोर्ट हमें बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आप अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो बस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।